My name is Amita Sapawat. I have secured All India rank 658 CSA 2021. Um, so this has been my third attempt. May I have secured 975 rank and I was selected in Armed Forces Headquarters Service in Ministry of Defence. तो I've been working since then 2018 से and after that बीच में मेरा prelims नहीं हो पाया था and this has been my third attempt which I was able to get this rank. So before sharing my strategy, before sharing my journey, I would like to give a small background. I come from Hyderabad, Telangana. So I've done my schooling in Hyderabad. Then I've graduated in material science engineering from IIT Kanpur. And it was in college times that I've decided, while I was thinking about career, I did few internships in few NGOs. Realized that maybe this is civil services is something that would give me a lot of satisfaction. So that is when I started preparing for civil services exam. So that was my background, and journey has been थोड़ा long and it was not very smooth journey. काफ़ी सारे ups and downs थे. तो I would definitely share my journey. But I think सबसे पहले I would like to divide the whole thing into एक तो एग्ज़ाम का कोर प्रिपरेशन एंड उसके अलावा कुछ FAQs जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्ज़ाम एंड वो चीज़ें आई डील एंड देन ऑल्सो what were my learnings throughout the process, ताकि if I share them I believe थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा जो एस्पिरेंट्स है. And finally we'll take up the questions. So directly we'll jump into the strategy about stage by stage we'll go. तो सबसे पहला तो प्रीलिम्स का स्टेज विच हैज़ ऑलवेज़ बीन ए नाइटमेयर फॉर मी. इतना इजी नहीं था. तो हमेशा आई यूज़ टू गेट वेरी नर्वस विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स का स्पेशली हर बार जो भी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस टाइम्स आफ्टर दैट एज वेल, प्रीलिम्स का आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड कि मेरा हमेशा बॉर्डर में ही क्लियर हो रहा था. एंड उसके वजह से आई ऑलवेज वॉज वेरी नर्वस टिल द प्रीलिम्स रिजल्ट्स यूज टू कम आउट कि मेरा होगा कि नहीं. एक डायलेमा में रहती थी. उसकी वजह से बहुत बड़ा ये नुकसान होती थी कि मेंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाता था. तो प्रीलिम्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि इतना अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए ताकि कोई इश्यू ना हो बाद में मतलब एक डायलेमा में नहीं रहना चाहिए. तो उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रीलिम्स का गेम हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उसके लिए आई हैव रियलाइज्ड कि एक तो अपना सोर्सेज जो है दैट हैज़ टू बी केप्ट वेरी वेरी सिंपल. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इफ़ लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो बस उसी को पढ़नी है एंड उसको 10 बार पढ़नी है. तो रिविजन एक ही चीज़ को सिंपल सोर्स रख के उसी को बार बार रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू सॉल्व टेस्ट पेपर्स. एक सोर्सेज जब हम लोग प्रीलिम्स का एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च करके हर चीज़ का क्या क्या करनी है, एक बार वो डिसाइड करेंगे तो उसको एटलीस्ट 10 बार रिविजन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन जितने बार करेंगे उतने बार हम लोगों को काफ़ी एक चीज़ें अच्छे से बैठ जाते हैं, स्पेशली स्टैटिक पोर्शन के. तो इसलिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद काफ़ी सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करना, बहुत टेस्ट पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 80 to 85 टेस्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किया है इस बार. तो टेस्ट पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसको लेके प्रॉपर एनालिसिस करना. लाइक इफ़ आई एम गिविंग अ टेस्ट फॉर 2 hours, एक यूपीएससी सेटअप में एक टाइम फ्रेम रखना है 2 घंटे का एंड देन उसको एक अपना जो एनवायरनमेंट होता है जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उस एनवायरनमेंट को अगर उसी एनवायरनमेंट में अगर लिख पा रहे घर पे कहीं पे कोने में शांति से, तो एक तो वो करना इंपॉर्टेंट है. एंड देन उसके साथ साथ एग्ज़ाम के बाद जो एनालिसिस कर रहे हो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल. जितने भी गलतियाँ हो रहे हैं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसमें भी क्यों मिस्टेक्स हो रहे हैं. तो वो चीज़ देखना है. तो इफ़ देर इज़ एन इशू देर, रिविजन का इशू हो सकता है या रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हर बार हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, तो एक तो वो चीज़ का वी कैन सी. तो वो एक कैटेगरी हो सकता है. दूसरा कैटेगरी जो कम्प्लीटली अननोन क्वेश्चन है, तो इसको अननोन क्वेश्चन को भी कैसे टैकल कर सकते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स उस चीज़ में कि कैसे हम लोग अननोन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं. कभी कभी सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करके भी वी कैन कम आउट विद एन आंसर.
जो कि एक्चुअल में फाइनल एग्जाम में ये होगा। एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जितना भी प्रिपेयर करके जाए 20 to 30 क्वेश्चन विल बी देयर वेर यू आर नॉट एबल टू विद एन आंसर जस्ट बेस्ड ऑन योर बुक्स और करंट अफेयर्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है उसके बेस्ड पे एक एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल द अननोन क्वेश्चंस। तो उसके लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो एनालिसिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आई व्हेन आई एम टेलिंग बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करनी है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन स्ट्रेसिंग कि अननोन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। जो क्वेश्चन हमको हो सकता है 50% ही हम जानते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के ऐसे क्वालिफाई करने पे आ रहा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स ओनली राइट नाउ। उसके बाद आई विल जंप इनटू मेंस। तो प्रीलिम्स पे आई हैव बीन टेलिंग कि कैसे यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ पेपर्स एंड देन हैव टू रिवाइज लॉट ऑफ जो भी हम लोग स्टैटिक पर है उसको कैसे बार बार रिवाइज करनी चाहिए एंड कैसे लॉट ऑफ पेपर्स सॉल्व करनी चाहिए, उसी पे मैं बात कर रही थी। तो एक तो वो चीज़ होगी कि लॉट ऑफ पेपर्स। उसके बाद करंट अफेयर्स का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू सिंपल सोर्सेज। यू कैन टेक अ वन कंपाइलेशन का, कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी कोचिंग का, यू कैन टेक अ वन कंपाइलेशन, उसको वापस बार बार रिपीटेड रिविजन्स करना है। तो एक स्टैटिक पोर्शन हो गया फिक्स करके, उसको रिपीटेड रिविजन्स, करंट को रिपीटेड रिविजन्स करना एक ही सोर्स को रख के, एंड देन द टेस्ट सीरीज पार्ट। करंट अफेयर्स में एक हमेशा एक डेफिसिट रह जाता है, एक फोमो हो जाता है कि इफ़ आई एम स्टार्टिंग पिकिंग अप विजन का, कोई और कुछ और किसी और कोचिंग का दे आर पिकिंग अप, एंड ये हमेशा रह जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन वन सोर्स एंड जस्ट स्टिक टू इट, एंड यू ऑल्सो साथ में यू कीप रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, यहाँ वहाँ से यू कीप रीडिंग द करंट अफेयर्स, तो वो कवर हो ही जाता है। एंड इवन उसके बावजूद इफ़ यू हैव अ डेफिसिट, आई हैव ऑलवेज फाउंड कि टेस्ट सीरीज इज माई नेक्स्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज जो भी चीज़ कहीं जहाँ पे भी इफ़ आई मिस आउट दैट वुड बी कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज पार्ट, बिकॉज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चीज़ें कवर हो ही जाता है। तो व्हेन आई एम सॉल्विंग 80 ऑड टेस्ट पेपर्स, उसमें तो मतलब देर आर चांसेस कि 90 to 95% ऑफ करंट अफेयर्स आर बीइंग कवर्ड। तो एक तो वहाँ पे वो चीज़ इज़ बीइंग कवर्ड, तो इसलिए वो चीज़ को ज़रूर आप ये माइंड में हटा दीजिए कि मुझे मल्टीपल चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, वो नहीं रखनी है। अपनी सोर्सेज को मिनिमम रखनी है, मैक्सिमम रिवाइज करनी है, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करनी है। इवन 4 days बिफोर माई एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम इस बार आई kept सॉल्विंग लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल दैट वी कीप सॉल्विंग लॉट ऑफ MCQs, स्पेशली लास्ट 10-15 days बिफोर प्रीलिम्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Last year in 2021 in my attempt there were a lot of questions which actually came from previous year questions. So it's important that previous year questions को neglect नहीं किया जाए, because they are being repeated or something on those lines questions are being asked, and when you keep solving these UPSC की previous year questions you will get in that mode. Elimination technique भी it's on those lines only, दो जो main keywords होते हैं इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द राइट आंसर या ओनली इट इज़ द ओनली समथिंग ऑन दोज लाइन्स, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ओनली एंड ऑल्सो एक्सेप्शंस करके जो होता है, एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे ये चीज़ हो रहा हो। तो उस तरह का जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के साथ साथ कुछ ऑप्शंस में भी थोड़ा एक्सट्रीम हो जाते हैं ऑप्शंस, तो समथिंग विच इज़ वेरी नॉट कनेक्टेड विद द क्वेश्चन, ऑप्शंस और क्वेश्चंस नॉट कनेक्टेड भी होते हैं। तो उस तरह के चीज़ों को भी इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी दैट पैटर्न कि ये सारे चीज़ें तो हमेशा गलत हो ही रहे, तो जस्ट ऑब्जर्व दैट पैटर्न एंड पूरा ऑब्जर्वेशन प्रीवियस ईयर। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज दिस पार्ट। प्रीलिम्स का दिस हैज़ बीन माई स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट CSAT का भी पेपर। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ CSAT। तो CSAT को भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है, स्पेशली इफ़ यू लॉस्ट वन प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ CSAT, फिर तो और भी नहीं करनी है। तो उसके लिए आई वुड से सिंपली जस्ट कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 10 टेस्ट पेपर्स, एंड उसका जो सिलेबस है CSAT का अच्छा खासा, तो सी वॉट आर द सिलेबस, उसमें क्या कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स के हिसाब से कीप लर्निंग
रीडिंग थिंग्स एंड ऑल्सो आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आई वुड से सॉल्व करना है, बिकॉज बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे यू कैन रियली सॉल्व एंड अंडरस्टैंड हाउ द पैटर्न इज़. तो वहाँ पे आई वुड हाईली रिकमेंड कि 10 टेस्ट पेपर सॉल्व करना है इफ़ यू हैव एन इशू विद द CSAT पेपर. तो दिस हैज़ बीन प्रिटी मच माई प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी एंड आई वॉज एबल टू स्कोर डिसेंटली वेल दिस टाइम. तो वो डायलेमा सिचुएशन में मैं नहीं थी इस बार. तो आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर प्रीलिम्स का गेम वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ़ यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन प्रीलिम्स आई थिंक आई टेक अप इन द एंड. तो नेक्स्ट कम्स मेंस का प्रिपरेशन. Mains ka it is important before, even if somebody is starting preparation right now, or if somebody is thinking to give the future attempts, that is in 2020 2022 or 2023 23 or 24. So I would say I think this is the right time to start the preparation in an integrated manner. So what I mean by that is, for example, if I am picking up history का book या history का topic, तो पूरा हफ्ता you can decide what are the topics you need to study in this entire week. वो पढ़ के end of the week में you can solve your MCQs or any prelims pattern questions at the end of the week to test how much you have studied of that particular topic. And then if you're doing this on Saturday, on Sunday you can write answers on those topics, on those history ka portion that you have studied. So in this way you're not only studying the topic from a MCQ pattern, you're from the prelims perspective, but you're also studying from the mains perspective. So in this way your preparation is being very integrated. So this always helps you in both prelims and mains. There are sometimes questions in prelims which require that mains ka in-depth thought process. Sometimes in mains you need factual information जो prelims में हमने पढ़े होंगे, to give to quote them as examples or facts, or maybe sometimes map, maybe when you have to point out few places, especially in geography. So in that way also prelims ka information preparation everything helps in mains. So in that way it's important to make your preparation very integrated, which will help in both the papers. So pehla suggestion is that to keep your preparation integrated manner. Next would be for mains specifically, if we see optional has to be it's very important to choose right optional जहाँ पे आपकी interest हो, जहाँ पे आपका you have to check whether you're able to score well or not. Interest एक चीज़ है, but अगर आप score नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो just see what is your interest, at the same time how well are you scoring. If somebody is starting out right now, अभी शुरू कर रहे हैं आप लोग कि सोच रहे कि कौन सा ऑप्शनल ले, द बेस्ट वे टू स्टार्ट आउट इज़ टू सी द सिलेबस जो यूपीएससी दिया है. तो दैट इज़ दी बाइबल आई वुड से कि सिलेबस हैज़ टू बी ऑलवेज इन योर हैंड. तो पहला तो सिलेबस देखिए. NCRTs, for example, when I had to choose my optional, I have taken the sociology related NCRTs, society related NCRTs in 11th and 12th class में जो NCRTs है. I've studied them, थोड़ा बहुत I've got the understanding how it works, and then I've given a 15-20 days का time to study those NCRTs, and then also did some Google में search. And I've seen how much it is scoreable, कितना score कर पा रहे हैं, and do I have the interest or not, or will I be able to score or not. 1 month के बाद I understood कि okay, this is something maybe I would want to choose as my optional. Then I've also joined few demo classes as well for sociology, and that is when I've decided कि yes, sociology is my optional. तो in that way please be very thorough and be very एक अच्छी analysis के साथ you have to choose your optional, because that is going to actually make or break your rank. So it's important कि choose the right optional. Once you choose the optional, I would highly suggest कि prelims की पहले ही you need to be very thorough with the syllabus, you need to be having all the sources. अगर if you're joining any coaching, any classes, finish off those classes, have all your content sources optional के related जो भी syllabus we have, you need to have content with you, crisp and short consolidated content आपके पास होनी चाहिए. At least that part should be done. If you're doing some answer writing साथ में, that is even more good, but if you're not able to do that, at least finish off the syllabus, ताकि when you are because you have very less time between prelims and mains, so when you are after prelims, when you're starting your mains preparation, the main game for optional has to be majorly writing part.
तो राइटिंग पार्ट का आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड ऑप्शनल के लिए इतना ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली आर फोकस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस हैज़ टू बी द राइटिंग पार्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव, किस तरह हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव एंड एनालाइज द आंसर राइटिंग एंड देन उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो दैट हैज़ टू बी आवर मेन फोकस। वो अगर मेन फोकस होना है तो इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का कंटेंट ठीक से हो। तो इसलिए ऑप्शनल के लिए वो चीज़ है। इफ़ एनी स्पेसिफिक ऑप्शनल रिलेटेड कंसर्न्स, तो 2-3 पॉइंटर्स आई वुड गिव कि इन बोथ माई अटेम्प्ट्स, इन माई मेंस अटेम्प्ट्स, मेरा पहला अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 295 मार्क्स आए हैं एंड इस बार उससे काफ़ी कम मार्क्स आए बिकॉज इस बार एवरेज ही सोशियोलॉजी की मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। बट एनी वेज आई वुड स्टिल गिव द सजेशन इज़ दैट पेपर 1 में इट इज़ मोस्टली स्टैटिक पोर्शन, पेपर 2 में इट्स मोर ऑफ अ डायनेमिक पोर्शन। तो पेपर 1 में आई वुड से कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आराम से बेस्ड ऑन योर कंटेंट आपको उसको अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन इज बीइंग उसको तो रिफ्लेक्ट करनी ही है वहाँ पे। बट उसके साथ साथ डू ऐड सम कंटेम्पररी एग्जाम्पल, सम अप्लीकेशन पार्ट। इफ देर इज़ अ थीरी बेस्ड क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, सिर्फ थियरिटिकल आंसर ही नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत उसको कंटेम्पररी टच दे सकते हैं या कुछ थोड़ा उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। आजकल कुछ क्वेश्चंस पूछ ही रहे कि यू हैव टू इलस्ट्रेट या यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, डायरेक्टली पूछ रहे हैं। इफ़ दे आर नॉट आस्किंग, इट इज़ इवन बेटर कि आप खुद ही आप इंक्लूड करें एंड में, कंक्लूजन में या कोई पैराग्राफ में। तो दैट इज़ वेरी मच बीइंग रिवॉर्डेड। दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन इन बोथ माई मेन्स के अटेम्प्ट्स एंड आई हैव सीन कि इट हैज़ ऑलवेज बीन रिवॉर्डेड वेल, बिकॉज आपके आंसर थोड़ा अलग रहेगा। इट विल नॉट लुक अ वेरी थियरिटिकल क्वेश्चन, थियरिटिकल आंसर, इट विल लुक समथिंग डिफरेंट जो आप अपनी रियल लाइफ में यू आर अप्लाइंग देम एंड यू आर राइटिंग आंसर। तो उसके लिए आई वुड डू द वैल्यू एडिशन पार्ट। एक तो आप कोई भी मार्केट में कोई भी वैल्यू एडिशन का अगर आपको मिल रहा है अपने अपने ऑप्शनल के लिए तो वो आप उठा सकते हो। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सोशियोलॉजी, सोशल इश्यूज इतने सारे हमको मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिजेबल एज 21 करने के लिए काफ़ी डिबेट्स वेर कमिंग अप, लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स वेर कमिंग अप एंड गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स काफ़ी चीज़ें आया है। तो इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन वुमेन बेस्ड सोशल इशू या एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू मैरिज, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन राइट नाउ, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो वो कंटेम्पररी जो करंट अफेयर है, इफ़ यू एड इट इन योर आंसर्स, दैट विल गिव अ गुड impression that you have not only understood the topic, understood the relevance, but also you are connecting it with the current affairs. So that will give a good impression and that there is a higher chance that you get more marks. So this is what I've been telling, whenever a theory based question is given, तो आप अपने आंसर को अलग या स्टैंड आउट कर सकते हो। तो एक तो वो चीज़ हो गया विच इज़ वेरी मच स्टैटिक बेस्ड पेपर फॉर पेपर 1। फॉर पेपर 2 मोस्टली डायनामिक ही होता है एंड इट इज़ इंडियन सोसाइटी बेस्ड। तो उसमें आप अपना जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यू कैन गैदर फ्रॉम योर GS1, जो सोसाइटी का पोर्शन होती है जनरल स्टडीज़ में, तो यू कैन इंटीग्रेट दैट। यू कैन इंटीग्रेट योर सोसाइटी GS1 का एंड यू कैन इंटीग्रेट योर ऑप्शनल का पेपर। तो इन दैट वे you can gather all the factual information that you are studying for GS1, that you can put it in paper 2, which will make your arguments more, it makes more sense when you're talking, because you're backing every answer, every information with some fact. So that will give a good edge to your answers. And at the same time just be जितना हो सके उतना पर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करनी है। आई रिमेंबर देर वॉज दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम रीजनल वेरिएशंस ऑफ फैमिली, तो आई ड्रॉन इन इंडिया मैप एज वेल कि कैसे नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस तरह के, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह है। तो आई ड्रॉन अ मैप, इंडिया मैप, एंड देन आई पॉइंटेड आउट कि नॉर्थ ईस्ट में मैरिज पैटर्न क्या है, नॉर्दर्न रीजन में मैरिज पैटर्न क्या है, एंड सदर्न रीजन में स्पेसिफिकली केरला में क्या पैटर्न है। तो दैट रीजनल वाइज आई हैव मेंशन थ्रू अ मैप. So now this is something different. So it would add 1 or 2 marks, but it is worth it if you are able to present it well. And all of these experiments happen during answer writing between prelims and mains. So this is a very important aspect that I have been stressing, is that between prelims and mains, if you have done your part of gathering the content, आपने अगर अपना sources आपने ठीक से एक जगह रख लिया, तो आप ये experiments थ्रू आंसर राइटिंग कर सकते हो बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तो इसलिए आई हैव बीन स्ट्रेसिंग टू फिनिश इट ऑफ बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ. तो दिस इज़ प्रिटी मच वेरी ब्रॉडली आई कैन स्पीक फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंड एनीथिंग एल्स अगेन विल टेक अप इन द एंड. ऑप्शनल के बाद इम्पॉर्टेंट है, विल गो पेपर वाइज. सबसे पहला है एसे. एसे में स्पेसिफिकली इस बार 8 क्वेश्चंस वर
philosophical nature based questions. तो it was a shock for everyone because इससे पहले तक there used to be a mix of both philosophical and non-philosophical questions. In my previous means, I got around 150 marks in my essay, and at that time it was the questions were on health as well, on education as well, तो connected with the GS papers. So it was very easy to write essays on that. But this year because of philosophical nature, तो एक तो एवरेज मार्क्स ही कम आ गए इस बार, बट एट द सेम टाइम आई वुड से आई हैव प्रैक्टिस लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. उसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 120 मार्क्स इन माय एसे दिस टाइम. एंड उसका आई कैन शेयर फ्यू थिंग्स इज दैट पहली बात तो वेन एवर अ फिलोसॉफिकल बेस्ड एसे इज कमिंग, जैसे हम लोग नॉर्मल जो नॉन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं जिस तरह उसको टैकल करते हैं, यहाँ पे भी विदाउट एनी प्री कंसिव नोशंस आराम से हमको उस तरह यहाँ पे भी टैकल करनी है. फॉर एग्जाम्पल there was an essay which was better practices and best practices. उस लाइन्स में एक essay question था इस बार which was very much like a philosophical in nature ही. तो उसको I think I've started my essay जैसे मैं generally I used to make sure my introductions are थोड़ा not थोड़ा सा कोई anecdote से शुरू हो रहा हो या कोई quotation से शुरू हो रहा हो या कोई story से उस तरह शुरू हो रहा हो, तो I always make sure कि मैं उस तरह लिखूँ. तो इसमें what I've done is that I've written how in 1990s in Tamil Nadu government there was a practice, and then how today we have a best practice. So उस तरह practices का I have tried to give an example which happened already. तो government का perspective में लेकर आई कैसे उस वक्त 1990s में जो practice होता था वो क्या था एंड आजकल क्या best practice हो सकता है. सिंपल हो सकता है food का, like 1990s में just giving food was a practice which was given, but today nutritional food and food fortification इस तरह के बेस पे we are focusing. तो today this is the best practice, and इस तरह का I have started, and then dimensions, multiple dimensions लिखना would give a huge value addition to your answer. बहुत सारी चीज़ें होते हैं किस तरह में brainstorm करनी है. One important easy way that I found is that जो हमारे GS papers है, GS 1 से लेकर GS 4 तक, that can be your framework to write multiple dimensions. For example, historical perspective से पहले एक introduction आपने लिख दिया, उसके बाद historical perspective you are giving, and then within historical also you can go from ancient to modern. वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यू कैन गिव डिपेंडिंग अपॉन द रेलेवेंस हाउ इज इट विद द टॉपिक. एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर द सोसाइटी, देन यू कैन गिव द geography aspect, that is the regional variations if you see, and then you can talk about the political front, and then the governance ka front, then the international ka on the international front, and then the economy front, and us tarah you can go, and finally you can conclude if it is a problem based statement, then you can go ahead with a way forward, or with you can end with a few international practices as well if there is anything say based on practices ka hi, better practices, best practices. Maybe you can talk about a practice that has been transformed into a best practice. say for example जापान में जैसे पहले जो practice होता था sanitation को लेकर and आजकल जो sanitation को लेकर, for example कोविड के टाइम पे जापान was the country जहाँ पे बहुत quickly वहाँ पे recover हो गया था because they always had this practice of छोटा सा cold से ही they used to have put on face mask. तो this is a practice that they have right now. this is a very अच्छा practice है जो पहले शायद नहीं होता था, तो उन्होंने वो इम्प्रूव किया है. तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस यू कैन गैदर, एंड ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यू कैन कीप कोटिंग. इट कुड बी इन योर जेएस आंसर्स और इट कुड बी इन योर एसे एज वेल. तो उसके बाद देन फाइनली यू कैन कंक्लूड फ्यूचरिस्टिक वे में. यू हैव टू ऑलवेज इट्स बेटर इफ यू एंड विद अ पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक नोट, एंड यू कैन ऑलवेज एंड विद आई हैव मेड श्योर दैट हमेशा मैं एंड में कुछ ना कुछ इंडिया को अपलिफ्ट करते हुए या अपना गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करते हुए मैंने पॉजिटिव नोट में ही एंड किया है. तो वो एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो. इट विल ऑलवेज गिव अ गुड a good impression on your overall personality as well कि you are a positive person, वो भी reflect होता है. तो this is how essay can be handled, and I would say every person, जो मैंने अभी आंसर बताया था सबका अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एंड essay का मेन पर्पस वही होता है कि यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, यू कैन बी वेरी इनोवेटिव हियर. दिस इज द ओनली पेपर जहाँ पे यू आर अलाउड एंड इनफैक्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल. तो एवरी पर्सनैलिटी इज़ वेरी वेरी यूनिक. तो अपना पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पे वो टेस्ट हो रहा है। एंड बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इनोवेशन जो आपके अंदर इनोवेशन या क्रिएटिविटी जो भी है वो बाहर आएगी। एंड अगर किसी के पास इतना क्रिएटिविटी नहीं है तो आप लिखते लिखते कुछ आंसर्स देखते देखते भी यू कैन कीप इम्प्रूविंग। टॉपर्स की कॉपीज आप देख सकते हो या काफ़ी सारे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो इससे को लेकर, एंड देन यू कैन कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट। तो either way try to make sure that your essay is little innovative and little creative. That will always give a good impression, and that will always reward you well. तो अगेन एंड में छोटा सा अगर हो सके एस्से का तो यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स अलग से एस्से का, कोट्स हो सकता है या कुछ किस तरह डायमेंशंस हो सकते हैं या कुछ एग्जांपल्स। आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एग्जांपल्स, या कंक्लूजन में कुछ पंच लाइन्स कुछ लिखनी हो आपको तो वो लिख सकते हो आप। तो वो सारे का धीरे 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 वॉट एवर यू आर डूइंग ऑल ऑफ ये सारी चीज़ों को एक जगह यू कैन कीप अ नोट्स, ताकि दैट विल ऑलवेज कम हैंडी बिफोर द एग्जाम. Next, we'll talk about all the 4 papers, GS 1, 2, 3, 4. Okay, somebody is asking very specific question with respect to essay, so I'll take that now. How to understand the essay question? Essay का question to understand in the introduction that I've already mentioned is that in the introduction itself आपकी understanding is being tested. तो वहाँ पे it's important to start from previous year questions. Once you pick up previous year questions and you see what you've understood from the question, and then वो understanding के हिसाब से you come up with an introduction. ठीक है, and whether to check whether you have understood it well or not, you can discuss with your peers, you can discuss with any faculty members, or you can you can figure it out yourself itself. कभी कभी क्या होता है कि when you understand a question, maybe that perspective may not be agreeable to the other person, तो you keep brainstorming what you can write on it, and उस तरह you keep understanding the question. So that is very very important. And if you still have any doubts, you can always reach out to other faculties or other coaching centers, or you can also reach out to a lot of seniors as well. You can take a lot of help, because especially philosophical question if you have any question. तो that is one thing. उसके अलावा if you have any other question specifically, okay, तो no specific question for essay, but for that part I would say okay, strategy on philosophical essay I've already shared. For philosophical essay, I think it's I've told you, with practice lot of चीज़ें you develop. But like for this year, for one question there was I was not able to understand exactly what the question was. कभी कभी we may not be so intellectual कि इतना depth नहीं समझ पाते. तो I've also read the whole essay in the Hindi, because हिंदी में भी वो नीचे एक लाइन दे देते थे, तो I've studied the हिंदी वाला लाइन and I've understood उस तरह कि अच्छा ये क्रक्स है ऐसे का. तो एक तो आप वो भी कर सकते हो, तो ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन अच्छे से हिंदी में. इफ़ यू आर फ्रॉम द हिंदी, थोड़ा बहुत हिंदी जानकारी है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे. तो इन दैट वे यू कैन डू, बट इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस वेल. बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने के बाद ही यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल अ फिलोसॉफिकल एस्से. तो वही सिंपल स्ट्रैटेजी है, अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है. जिस तरह हमारा नॉर्मल नॉन फिलोसॉफिकल एसेस होती है उसी तरह ये भी होते हैं, बट विद प्रैक्टिस आप लोग आराम से समझ पाते हो. तो दैट इज़ द ओनली थिंग फॉर एसे. We'll jump to GS 1, 2, 3, 4. GS 1 में we have history, geography and society. History, geography, I kept my sources same. Both जो prelims के लिए मैंने पढ़ा है वही मैंने मेंस के लिए भी रखा है. तो सोर्सेस मैंने वही थे, बट आंसर राइटिंग के लिए आई हैव टेकन अप कोचिंग सेंटर्स के क्वेश्चंस एंड आई हैव केप्ट राइटिंग आंसर्स. स्पेशली फॉर GS 1, 2, 3, 4 आई रोट आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस. पहले वाला मेंस में मैंने क्या किया था, मैंने 3 आवर का जो टेस्ट पेपर्स होते थे वो मैंने किया था 3 घंटे के. बट इस बार आई मेड श्योर टू राइट ऑन अ डेली बेसिस. तो उस तरह लाइक इफ़ आई राइट समथिंग टुडे, तो उसका आई यूज टू करेक्ट ऑन माई ओन, और आई यूज टू गेट इट एवेल्युएटेड फ्रॉम फ्यू सीनियर्स. तो वो मैं कर लेती थी ताकि आई कैन गेट क्विक एवेल्युएशन क्विक हो जाता था. एंड आई यूज टू करेक्ट देम simultaneously, and I can improve things and I can write again, and I can all the process happens very quickly. इसीलिए आई हैव चोजन टू राइट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज विद द 3 आवर का टेस्ट पेपर्स कोचिंग सेंटर्स में क्या हो जाता है कि इफ़ यू राइट एन एग्जाम टुडे, आपके एवेल्यूएशन कॉपी आएगा 1 हफ्ते के बाद या कभी कभी 10 डेज के बाद. तब तक यू वुड हैव फॉरगॉटन आपने क्या लिखा. एंड अगर वो आ भी रहा है तो फॉर दैट फीडबैक टू
take and for to improve all of those things, it may take very long time. तो that process मुझे लगा कि इतना fruitful नहीं रह रहा है मेरे लिए, तो I've started writing everyday basis में. तो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू प्लीज़ डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए. तो yes, हिस्ट्री एंड जोग्राफी के लिए आई केप माई सोर्सेज सेम एंड आई केप राइटिंग ऑन अ डेली बेसिस. आई स्टार्टेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं लिख रही थी. आई हैव नॉट रेड वास्ट बेस में, आई हैव नॉट रेड फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी. आई बिलीव मेरा एक जो स्ट्रैटेजी मैंने प्रीलिम्स में अपनाया था, जो इफ़ आई मिस आउट ऑन एनी करंट अफेयर्स अपनी कंपाइलेशंस में, इफ़ आई मिस आउट, आई यूज टू कवर देम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. उसी तरह फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी आई डिड द सेम. आई केप माई सोर्सेज वेरी मिनिमम, बट अगर इफ आई फील कि देयर इज समथिंग मिस्ड आउट और एनीथिंग, आई यूज टू कवर देम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. बिकॉज टेस्ट सीरीज में तो उनको तो सारे टॉपिक्स कवर करनी ही है. तो उन्होंने अगर जो भी कवर किया है विच वॉज कम्प्लीटली अननोन टू मी, आई यूज टू टेक नोट्स फ्रॉम देम एंड आई यूज टू मेक अ शॉर्ट नोट्स. जोग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, कुछ साइक्लोन पे इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है इस बार, नया तरीके के साइक्लोन आ गया है, या हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट किसी की एनिवर्सरी 100 ईयर्स हुआ है, 150 ईयर्स हुए हैं, तो कोई पर्सनैलिटी काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस पर बेस्ड में तो टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन आएंगे ही. तो आई यूज टू राइट आंसर्स ऑन देम, आई यूज टू कलेक्ट कंटेंट, तो उस तरह अपना नोट्स बनाती थी. तो दैट इज़ हाउ आई मेड नोट्स फॉर GS1 एंड दैट इज़ हाउ आई रिवाइज्ड. अपना टेस्ट पेपर्स में एक ही इंस्टीट्यूशन का मैंने फॉलो करती थी, फिर उसको बार बार मैं रिवाइज करती थी. तो दैट वाज दैट फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी. एंड आई ऑल्सो मेड श्योर दैट आई ड्रॉन लॉट ऑफ मैप्स फॉर जोग्राफी, लॉट ऑफ वर्ल्ड मैप, लॉट ऑफ मैप ऑफ इंडिया मैप, ये मैंने काफ़ी ड्रॉ किया है. हिस्ट्री में भी आई मेड श्योर जितना हो सके उतना मैं ड्रॉ करूँ. अपने आंसर्स को काफ़ी मैंने सिंपल रखा. फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी मैंने इस बार इंकॉर्पोरेट किया है, हिस्ट्री में हो या जोग्राफी में हो, हर चीज़ का मैंने डायग्राम ड्रॉ करके छोटा सा यूज टू एक्सप्लेन. आई फील दैट विल इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड टू डू. फॉर सोसाइटी, बिकॉज माई ऑप्शनल वॉज सोशल, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में करना एंड देन इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वैल्यू एडिशन करना हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर दैट केस. तो इसलिए सोसाइटी हैज़ बीन वेरी वेरी सिंपल, मैं अपना ऑप्शन के साथ ही इंटीग्रेट करती थी. बट ओवरऑल फॉर GS1 आई वुड से वैल्यू एडिशन पार्ट अगर मैंने कुछ किया है इस बार टू इम्प्रूव माई मार्क्स, is to improve on my presentation and to keep the preparation very simple. So that is something I have done. For GS1 specific questions, if I see हाउ टू कंप्लीट जोग्राफी, तो जोग्राफी का आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल. जो मैं NCERTs मैंने पढ़ा, GC लियोंग मैंने पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर मेंस एज वेल. मुझे लगा ज़्यादा मैं पढ़ूंगी, आई डोंट कम फ्रॉम जोग्राफी बैकग्राउंड, तो आई मे नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दैट मे नॉट बी फ्रूटफुल एज वेल. इस बार स्पेसिफिकली इस बार काफ़ी कम टाइम था बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आई डिडंट वांट टू गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज. तो मैंने काफ़ी कम सोर्सेज रखी, तो बिकॉज आई ऑलरेडी स्टडीड देम फ्रॉम प्रीलिम्स, तो मेरे मेंस के लिए भी काफ़ी आसान हो गया था पढ़ने के लिए. तो दैट इज़ अ फिनिश्ड माई जोग्राफी. एंड बहुत सारे जो भी टॉपिक्स मेरे मिस आउट हो जाते थे जोग्राफी में स्पेसिफिकली, आई यूज़ टू कवर देम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. कुछ भी टॉपिक्स कहीं पे भी छूट जाते थे, तो आई यूज़ टू कवर देम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. ऑल्सो बिकॉज आई स्टडीड करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली मीन्स के लिए, आई पिक्ड अप द मीन्स 365. तो वहाँ पे जोग्राफी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स मुझे मिल जाते थे, तो उसका भी मैं नोट्स बना लेती थी. तो उस तरह आई हैव ट्राई टू फिनिश माई जोग्राफी पार्ट फॉर GS1. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई विल टेक इट अप एंड में, तो प्लीज़ बी पेशेंट. आई विल डेफिनेटली टेक ऑल द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड एंड में. बट तो GS1 का वो पार्ट था. GS2 का आई स्कोर्ड वेल दिस टाइम. तो आई स्कोर्ड 115 मार्क्स GS2 में. तो फॉर GS2 आई वुड से कि वी हैव पॉलिटी, वी हैव गवर्नेंस एंड वी हैव IR, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अगेन आई हैव केप्ट माई सोर्सेज फॉर पॉलिटी. लक्ष्मीकांत ही मैंने रखा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट प्लेड वॉज द करंट अफेयर्स. तो उसके लिए मेड श्योर लास्ट 1.5 ईयर के जो भी करंट अफेयर इश्यूज़ थे उन सब का मैंने नोट्स बनाई, और उन सब का जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैंने लिख लिया. बट समटाइम्स कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या कुछ भी फैक्चुअल चीज़ें जो शायद मैंने मिस आउट किया हो, दैट आई हैव एडेड फ्रॉम द मीन्स 365. दैट हैज़ बीन माई वैल्यू एडिशन थिंग डन. स्पेसिफिक चीज़ फॉर ऑल द GS पेपर्स आई हैव डन दिस टाइम इज़ दैट आई मेड श्योर कि मेरे पास हर चीज़ का छोटा छोटा नोट्स है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी गवर्नेंस में देर इज़ दिस लाइन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक लाइन है सिलेबस में. तो वो एंटायर लाइन
9 का I had a 1-page note that is all the examples of civil society organizations, pros and cons, and I had all the examples of self help groups. उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या इश्यूज़ है, क्या मतलब उनकी वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, कुछ केस स्टडीज़ है उनके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें क्रिस्प में आई मेड श्योर आई हैड अ 1 sheet का नोट्स फॉर दैट. तो इन दिस वे फॉर ऑल GS पेपर्स, स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, फॉर एवरी सिलेबस की कीवर्ड का आई हैड शॉर्ट नोट्स, एंड आई वुड से दैट हैज़ बीन अ ह्यूज हेल्प, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे. यू हैव ओनली 2 hours बिटवीन GS1 एंड GS2 के बीच में. 2 hours में यू शुड बी एबल टू रिवाइज योर एंटायर GS2, एंड आपके पास हार्डली 1.5 hour ही यू विल हैव ओनली 1.5 hour. तो इन दैट 1.5 hour दिस क्रिस्प नोट्स वुड कम रियली हैंडी. आप वहाँ पे रिवाइज क्विकली कर सकते हो, जाके लिख भी सकते हो. तो आई थिंक दैट आई हैव डन दिस टाइम. मैं अपने आंसर राइटिंग के साथ साथ आई हैव ऑल्सो केप्ट मेकिंग these short crisp notes, so that have come very handy. So that is why I would highly recommend कि if you are reading current affairs for polity, make short notes of them. तो very important topics का हर चीज़ का had around 50 topics तो हो गए थे both paper 2 and paper 3 में, जो economics, polity, governance इन सब का मिला के. तो वो topics का हर चीज़ का मैंने एक एक शीट, एक एक A4 साइज शीट का ये मेड नोट्स. तो दैट वाज वन थिंग आई डिड. उसके बाद पॉलिटी का ये चीज़ था, करंट अफेयर्स एंड लक्ष्मीकांत स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकल्स एंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इफ आई नीड टू पुट, आई हैव यूज्ड लक्ष्मीकांत फॉर दैट पर्पस. Then for governance part, again it had Indian because it had society portions common as well. तो एक तो वो चीज़ I took help from society and from my optional, but at the same time जो important topics है like poverty, hunger, anything related to food, nutrition, जो भी syllabus में जो keywords थे, उन सारी चीज़ों का I made sure that I had notes properly. उसमें आई मेड श्योर कि आई हैड वैल्यू एडिशन. फॉर एग्जाम्पल मैं अलग से इंटरनेट का मैंने काफ़ी यहाँ पे यूज़ किया है, जहाँ पे आई हैड केस स्टडीज, एक आई हैड नोट्स. फॉर एग्जाम्पल I remember malnutrition के related, there was this in Assam there was this one district जहाँ पे उन्होंने एक मॉडल, उन्होंने they have come up with a model to tackle malnutrition, जहाँ पे उन्होंने targeted approach में गए हैं, where they have came up with this nutritional gardens within the school premises बच्चों को लेकर. तो they've also focused on the food fortification affordable way में. they've also come up with buddy mothers, जहाँ पे जो जिनकी मदर न्यूट्रिशनल बच्चा का जो मदर है एंड जो मालनरिश्ड जो बच्चा है उनकी मदर, उन दोनों को टैग किया है ताकि दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दे कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो इस तरह के काफ़ी 3-4 पॉइंट्स थे. इन सबको मैंने केस स्टडी की तरह अपना आंसर्स में मैंने कोट किया है, जहाँ पे भी हंगर, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन आया है. तो नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. बट जो भी गवर्नेंस में हर चीज़ का जो भी कीवर्ड था, हर चीज़ का आई मेड श्योर दैट आई हैड a case study which is an Indian case study या international case study. At the same time I had made sure कि हर point का जो whatever pros cons का मैं points लिख रही हूँ, I made sure at least I had 2 examples for 4 points if I'm writing, at least I made sure to write 2 examples both pros and cons में. तो आई थिंक दिस हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक वैल्यू एडिशन था, एग्जाम्पल्स कोट करना या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोट करना. फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आर्टिकल्स कोट करना या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कोट करना, या सेकंड ARC में जो कुछ रिकमेंडेशन है तो वो कोट करना, या लॉ कमीशन का रिपोर्ट कोट करना. सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो वो मैंने वहाँ पे कोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट एज़ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इस पर्टिकुलर इशू में ये बात किया गया है. तो इस तरह का आई मेड श्योर माई answer was not very generalistic, but it had some value addition to it. So this was the value addition that I made sure that I did, and for that it's important that you have all of that information एक जगह. Only then you will be able to reproduce it exam में. If you are revising them well, you will be able to reproduce them well. तो वो मैंने एक make sure किया है. इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है तो इट इज़ वेरी वेरी डायनामिक. मोस्टली करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं पे वी गेट क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो माई स्ट्रैटेजी वॉज वेरी वेरी सिंपल. आई पिक्ड अप द कंपाइलेशन बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, तो यू कैन नॉट कीप द ट्रैक ऑफ इट ऑन अ डेली बेसिस.
तो आई केप्ट इट असाइड एंड लास्ट 1-2 मंथ्स में पिकड अप द IR इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कंपाइलेशन आता है उसका आई पिकड इट अप, आई रेड ऑल ऑफ इट, फिर उसका मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है पढ़ के। तो इंडिया अपना नेबर्स का हर चीज़ का जो भी पुराना जो भी इश्यूज़ है एंड नया कंटेम्प्रेरी क्या चलूँ, हर चीज़ का मैंने एक एक शीट का आंसर बनाया है। एंड देन आई ऑल्सो ड्रॉन इंडिया मैप हर चीज़ का अपनी नोट्स में ही। आई यूज़ टू मेक माई नोट्स इन सच ए वे कि जिस तरह मैं अपनी आंसर्स एग्जाम में लिखती थी उसी तरह मैं अपना नोट्स बनाती थी, ताकि बिकॉज आई कीप रिवाइजिंग द मल्टीपल टाइम्स, जैसे मैं आंसर लिखूंगी तो सबसे पहला मेरे दिमाग में अपना नोट्स ही आएंगे। तो इफ़ आई ऑलरेडी हैव इंडिया मैप या वर्ल्ड मैप इन माई नोट्स, तो वो मैप ऑटोमेटिकली मेरे आंसर्स में फ्लो में आ जाते हैं। तो आई यूज टू मेक श्योर माई नोट्स आर प्रिपेयर्ड इन दैट वे। तो आई मेड श्योर कि जो मैंने कंपाइलेशन सिंपल से एक कंपाइलेशन मैंने उठाया है मीन्स 365 का, उसका मैंने नोट्स बनाया है एंड आई मेड श्योर कि उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया है एंड हैव ड्रॉन लॉट ऑफ मैप्स दिस टाइम। आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव ऑल्सो एडेड फ्यू इंटरनेशनल IR के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सजेशंस भी मैंने ऐड किया है एज अ वैल्यूएशन के तौर पे। एंड yes, that's it. So that is how I've made my preparation for GS2 very very simple yet very very value loaded answers, so with presentation and with factual and information and also with examples and with case studies. So this has been my GS2 का strategy. GS3 का भी अगेन GS3 इज़ अ वेरी बिग पेपर। इस बार काफ़ी लोगों को काफ़ी कम मार्क्स आया है, इवन आई गॉट मार्क्स अराउंड द एवरेज स्कोर। तो बट इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट फॉर GS3 वी गो बाय द स्टैंडर्ड अप्रोच बट एट द सेम टाइम डूइंग लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन पार्ट। तो फॉर GS3 आई वुड से इकोनॉमिक्स का आई केप माई सोर्स वेरी सिंपल। आई हैव डन श्रीराम IAS का जो इकोनॉमिक का जो नोट्स आते हैं, आई हैव डन दैट। एंड फॉर करंट अफेयर्स आई पिक्ड अप मेंस 365 एंड देन आई हैव रिवाइज देम मल्टीपल टाइम। उसके बाद आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ देम। तो हर चीज़ का अगेन आई यूज टू ड्रॉ, जहाँ जहाँ पे डायग्राम हो सकता है वहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर कोविड। तो the question was, do you agree if it is V-shaped or not, V-shaped recovery or not? तो उसमें I've drawn the V-shaped recovery and then I've also written कि नहीं, it is actually a K-shaped one, and I've written how I've drawn the diagram V-shaped and then K-shaped, how it is transition to actually a K-shaped one, and then I've drawn properly and I've mentioned कि K-shape अगर है तो ऊपर कौन से सेक्टार्स हैं जहाँ पे जिनका रिकवरी क्विकली हुआ है, कौन से सेक्टर से जिनका रिकवरी नहीं हुआ है, जैसे MSMEs है या छोटे छोटे कंपनी से उनका रिकवरी नहीं हुआ है। तो उस तरह मैंने वो पॉइंट आउट करके एक डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन किया है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू स्पेसिफिकली टेल कि हमने पढ़ तो लिया करंट अफेयर्स का या अपना नोट्स का, बट उसका प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें लिखना and also diagrammatic way if you can present it. Economic survey and budget becomes very crucial because कभी कभी questions directly भी पूछे जाते हैं, तो we have to be very very thorough with them, and मैंने उसका भी crisp notes बनाया है and multiple revisions मैंने उसका किया है। तो इकोनॉमिक के बाद आता है एग्रीकल्चर का टॉपिक। एग्रीकल्चर का आई ऑलरेडी मेड हर टॉपिक, हर कीवर्ड का आई ऑलरेडी मेड माय शॉर्ट नोट्स एंड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम विजन्स वैल्यू एडिशन का नोट्स यहाँ से यहाँ पे। एंड आई हैव रिटन जो हर कीवर्ड का जो है उसका मैंने आंसर लिखा है, गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, इफ़ देर इज़ अ टॉपिक से सब्सिडीज़ के बेस्ड पे है तो सब्सिडीज़ का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इंडिया में सब्सिडी का क्या स्टेटस है, वे फॉरवर्ड का क्या होनी चाहिए। तो हर एक कीवर्ड का रिटर्न अ कॉम्प्रिहेंसिव, आई हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर दिस एंड उसको मैंने बार बार रिवाइज किया है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव डन। एंड for GS3 economy and agriculture I've used the current affairs plenty। I've used the current affairs because उसमें जो current affair issues है उसके बेस्ड पे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो I've used that a lot and उसके बेस में I've made notes। जैसे मैंने पहले बताया था current affair issues का I've made short notes, तो यहाँ पे भी I've followed the same thing।
फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हैव यूज द मीन्स 365 का जो कंपाइलेशन है उसको मैंने यूज़ किया है, एंड प्रिटी मच क्वेश्चंस वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली। COP26 का समिट हुआ था, तो उसकी बेस्ड पे जो इंडिया ने जो प्रॉमिस किया है, इस बार प्लेज लिया है, तो वो उस पर क्वेश्चन था, तो इट वॉज़ वेरी मच फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो सिलेबस यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक्स है साइंस एंड टेक में, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर उस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो दिस इज समथिंग विच नीड टू बी एक्सपेक्टेड। तो इसमें ऑलरेडी मेड सम नोट्स, एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, रखा है अपने पास, हर सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, इकोनॉमी में क्या रोल है, गवर्नेंस में क्या रोल है, तो हर एक सेक्टर में मैंने एग्जाम्पल्स रखा है, ताकि एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी दिस कम्स हैंडी एग्जाम्पल्स कोट करने में। तो दिस इज समथिंग दैट आई डिड फॉर GS3। इंटरनल सिक्योरिटी इज समथिंग दैट आई हैव डन, I've taken vision के value addition notes, and then I've also taken the current affairs, means 365 का जो current affairs है वो current affairs को मैंने काफ़ी यूज़ किया है, and I've drawn diagrams extensively. I think almost on every question of internal security I have drawn maps, and I've made sure that my explanation is very thorough, and it was backed with lot of एक्सपर्ट्स, लाइक जिस तरह मैंने IR में कुछ एक्सपर्ट्स जैसे बिग पिक्चर है या कोई भी रेडियो है, स्पॉटलाइट रेडियो जो है, जहाँ पे मैं सुनती थी कुछ भी करंट अफेयर इशू पे, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इशूज़ है उसमें जो भी मैं सुनती थी, उन चीज़ों का अगर कोई एक्सपर्ट ने कोई बात उन्होंने कहा है तो वो मैं एक जगह नोट डाउन कर लेती थी, एंड दैट आई यूज टू यूज़ दैट इन माई कंक्लूजन्स कि एज पर दिस एक्सपर्ट इस पर्टिकुलर इशू में ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, या ये दिस कुड बी वन सोल्यूशन फॉर टेररिज्म या फॉर इंसर्जेंसी। तो दैट वाज एन वैल्यू एडिशन इन इटसेल्फ, बिकॉज हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ये नहीं कोट कर पाएंगे, तो दैट वाज समथिंग दैट आई डिड। तो आई मेड श्योर कि कैसे मेरे आंसर स्टैंड आउट हो सकता है, बट इन अ सिंपल वे, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, काफ़ी सिंपल रखनी है अपनी पूरा अप्रोच को, एंड किस तरह इसको मैं वैल्यू एडिशन भी दे सकती हूँ, तो वो मैंने फोकस किया है, एंड अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी फोकस किया है। जिस तरह मैंने गवर्नेंस में एग्जाम्पल्स लिया है, जैसे असम में एक मॉडल है न्यूट्रिशन पे ऊपर, जैसे उस तरह का मैंने एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज़ लेकर आई हूँ, उसी तरह आई मेड श्योर इंटरनल सिक्योरिटी में भी, जैसे इंसर्जेंसी अगर है, कैसे त्रिपुरा ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, तो वो एक मैंने मॉडल एग्जाम्पल की तरह मैंने कोट किया है, एंड कैसे एग्रीकल्चर में यू कैन कम अप विथ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरह हुआ है, तो उस तरह कैसे एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, MS सुब्रमण्यम ने उन्होंने कैसे किस तरह उन्होंने सजेशंस दिया है, कैसे हम लोग मिनिमम वाटर यूज़ करके, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके किस तरह हम लोग मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सकते हैं, कुछ इंटायर कंट्री में कुछ स्टेट वाइड या कुछ रीजनल एग्जाम्पल्स है, तो वो मैंने कोट किया है। तो आई मेड श्योर कि जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल्स का स्कोप हो सकता है वहाँ पे आई मेड श्योर कि वो मैं पॉइंट आउट करूँ, स्पेशली केस स्टडीज़ के तरह आई मेड श्योर कि GS2 एंड GS3 में ये मैं कोट करूँ, विच आई थॉट वुड स्टैंड आउट एंड वुड ऑल्सो गिव अ गुड वैल्यू एडिशन टू योर आंसर्स। तो दैट वॉज GS3। तो फाइनली वील टॉक अबाउट एथिक्स। एथिक्स अगेन आई थॉट कि इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। इफ देर इज़ अ इंटीग्रिटी इन वर्ड इन योर सिलेबस, इंटीग्रिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू सी दिस स्मार्टली एंड यू नीड टू हैव नोट्स ऑन इंटीग्रिटी, एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वो, एंड ऑल्सो कुछ वेरी रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स जो आपके लाइफ में आपने इंटीग्रिटी कैसे फॉलो किया है। तो दीज 3 थिंग्स आप माइंड में रख के हर एक वर्ड का, जो एथिक्स में जो हर एक वर्ड है उसके हर चीज़ का यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, यू नीड टू कम अप विथ फ्यू एग्जाम्पल्स जो आप नोट्स की तरह आप रख सकते हो, एंड देन ऑल्सो कैसे इंटीग्रिटी इन जनरल एक गवर्नेंस के रोल, इफ़ यू आर इन अ गवर्नेंस में कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में एंड इन योर पर्सनल लाइफ में कैसे इंटीग्रिटी चैलेंज हो सकते हैं, कैसे देयर कुड बी ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह का हर चीज़ का आपको सोच के पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एट द सेम टाइम कमिंग अप विथ मल्टीपल डायमेंशंस ऑन दीज एस्पेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। टू डू ऑल ऑफ दिस
अगर कोई अच्छा सा सोर्स अगर आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए तो इट वुड बी ग्रेट. आई रीड DK बालाजी सर के जो है, आई थिंक ही scored very good marks last 10 years में he secured very good marks. So he came up with a book. So I found it very simple and very easy to read, and there were a lot of practical examples in it. तो I found that book very very useful. तो मैंने वो बुक मैंने पढ़ा है. बट वो बुक पढ़ने के बाद एक दो बार मैंने पढ़ने के बाद अपना एक शॉर्ट सा नोट्स मैंने बना लिया है. एंड बिकॉज अगर इट्स प्रैक्टिकल, JS3 के बाद यू गेट ओनली 2 hours, यू गेट ओनली 1.5 hour टू स्टडी. तो इट वुड बी इम्पॉसिबल आपको पूरा बुक पढ़ के रिवाइज करने में. तो आई मेड शॉर्ट नोट्स. फिर वो नोट्स बना के देन आई ऑल्सो एडेड माई ओन, इंटरनेट में मैंने सर्च करके माई ओन नोट्स का भी मैंने उसमें एग्जाम्पल सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड किया है. तो दिस वॉज दैट आई डिड फॉर माई थ्योरी पार्ट. ठीक है, तो थ्योरी पार्ट का ये मैंने किया है. केस स्टडी के लिए आई फॉलो डिफरेंट अप्रोच. आई जॉइन लुकमन्स टेस्ट सीरीज फॉर एथिक्स. तो लुकमन्स टेस्ट सीरीज में आई हैव, बिकॉज दे गेव लास्ट 4-5 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन. सर ने वहाँ पे खुद ही सॉल्यूशंस उन्होंने दिया है. तो दैट वाज वेरी वेरी, आई फाउंड देम वेरी वेरी यूजफुल. तो मैंने एक तो वो सॉल्यूशंस का मैंने उनका काफ़ी पढ़ा है, ताकि आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह हमको एथिक्स की आंसर्स लिखनी चाहिए. तो दैट अंडरस्टैंडिंग आई गॉट. एंड उसके बाद उनके टेस्ट सीरीज जब मैं लिखती गई तो आई हैव इम्प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स कि किस तरह एथिक्स के केस स्टडीज़ में हम लोगों को अप्रोच करनी चाहिए, किस तरह हमें एक डिप्लोमेटिक वे में एक आंसर लेकर आनी चाहिए, एंड एक होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी अप्रोच रखनी चाहिए. तो दैट इज़ समथिंग दैव अंडरस्टूड इन एथिक्स. एंड एथिक्स का आई वुड से स्पेसिफिकली इन केस स्टडीज़ पार्ट, इट कम्स ओनली विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो आपको काफ़ी सारे केस स्टडीज सॉल्व करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगी, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बार बार केस स्टडीज़, हफ्ते में 1-2 केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी चाहिए, ताकि यू विल बी इन दैट लूप. तो that is very important for ethics. So with that I think I've scored pretty good in this time. I've scored around 100 marks in ethics, so that was a very decent score is bar. So my strategy has been very simple, and I've given lot of examples is bar. So I think again here valuation has been that there was a question about Rohingyas in ethics, and I've drawn a map, India का map वहाँ पे भी I've drawn. I thought जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन की थोड़ा सा भी स्कोप अगर आ रहा है, वेर यू कैन give your own touch in the presentation अच्छे से, if you are able to give and make understand the person, the examiner, तो please do it, please go ahead and do it, because if आपके लिए आपको सही लग रहा है तो उनको भी सही लगने के chances काफ़ी high होते हैं. तो you can do that part. So I think all the papers for means have been covered. इंटरव्यू का मैं एक छोटा सा बता देती हूँ. मेरा इंटरव्यू स्कोर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड. इस बार वी हैव स्कोर्ड 187 marks, विच हैज़ बीन हाइएस्ट इन दैट बोर्ड. माई बोर्ड वॉज आनंद सर का बोर्ड. इन माई लास्ट इंटरव्यू आई हैव स्कोर्ड 176 marks. तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इस बार. आई थिंक वन रीज़न इज़ दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन एन ऑफिसर. आई हैव बीन वर्किंग इन AFH क्विज सर्विस. तो आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ गुड रोल. एंड बिकॉज आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT कानपुर, तो IIT कानपुर के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. उसके अलावा मुझे वुमेन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड मेरे हॉबीज़ जो है, हॉबीज़ का आई कैन सजेस्ट कि जो जेन्यूनली इफ़ यू हैव अ पैशन, कोई हॉबीज़ में वो रखिए. अगर नहीं है कोई भी हॉबी तो प्लीज़ डेवलप, बिकॉज आफ्टर मीन्स भी काफ़ी टाइम मिलता है आपको, एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी आप बोर हो जाओगे सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही. तो डेवलप ए हॉबी, कोई भी आपको जिसमें आपको अच्छा लगता हो वो आप एक हॉबी रखिए, बिकॉज इट शोज़ योर पर्सनैलिटी. एंड उस हॉबी में इफ़ दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड आपने सच में वो हॉबी किए हुई है, इफ़ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, दैट वो कन्विक्शन अपनी फेस में दिख जाता है, एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. एंड अपना एक तरीके से भी यू गेट दैट चांस टू शो टू देम. तो प्लीज़ डेवलप ए हॉबी. माई हॉबीज़ वेयर क्राफ्टिंग आउट ऑफ वेस्ट, एक हॉबी था विच आई एक्चुअली यूज टू डू फ्रॉम माई कॉलेज टाइम्स. दूसरा हॉबी था अबाउट न्यूट्रिशनल फूड. आई डेवलप्ड अ पैशन रिसेंटली, तो उसका भी मैंने लिखा है. एंड आई हैव बीन आस्क्ड ऑन बोथ दीज टॉपिक्स, एंड वहाँ से दे एक्चुअली मूव्ड टू गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल. कैसे मैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को टैकल कर सकती हूँ इन अ डिस्ट्रिक्ट में या कोई एक स्टेट में, कैसे टैकल कर सकती हूँ, एंड ऑल्सो हाउ आई कैन
टैकल द वेस्ट मैनेजमेंट थिंग। तो कैसे अपनी हॉबी से धीरे धीरे उन्होंने शिफ्ट हुआ है एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो दैट आई बिलीव एक अच्छा कॉन्वर्जेसन बन जाती है। वुमेन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं एंड ऑल्सो ओवरऑल द प्रिपरेशन, ओवरऑल द जर्नी के बेस्ड पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रिपरेशन के दौरान के। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे हैप्पी, यू स्टे पॉजिटिव, यू स्टे काम एंड कंपोज्ड। तो उसके लिए भी आई थॉट मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो मैंने इस बार मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखा है अपना पूरा प्रिपरेशन का, तो दैट रिफ्लेक्टेड इन द इंटरव्यू एज वेल। So that has been my preparation strategy for pretty much broadly my preparation strategy for all three stages. So I'll take a few questions ताकि we can see if there are any specific questions. My medium and optional subject was English medium and sociology was the optional. उसके अलावा ऑल्सो ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड यू नो दैट यू हैव टू डू सिविल सर्विसेज ओनली। तो सिविल सर्विसेज का तो आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मैं कॉलेज में आई यूज़ टू वर्क इन फ्यू NGOs एंड ऑल्सो उसके अलावा व्हेन आई वांटेड टू चूज़ अ करियर आई हैव रियलाइज्ड कि आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में सोशल सर्विसेज की काफ़ी एस्पेक्ट होती है, स्पेशली सिविल सर्विसेज में। तो व्हेन आई हैव जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस आई हैड मतलब काफ़ी सारे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, कंपैशन एम्प्लॉयमेंट उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं जहाँ पे आई कुड आई कुड डू सम वर्क जहाँ पे मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिला है, जहाँ पे आई कुड हेल्प आउट few people in the army medical services में I was posted, तो I got lot of opportunities actually जहाँ पे I could help out through the work. तो that gave me a lot of joy. तो that is when I've understood कि this is my calling, तो this is something that I need to do. तो that is when I've realized कि yes, this is something that I want to pursue. तो that is why I've decided to join. उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आई बिलीव इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एक स्मार्ट प्रिपरेशन, तो इसलिए मैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पे काफ़ी फोकस कर रही थी कि आप मिनिमम सोर्सेज रखिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए एंड ऑल्सो एवरी डे यू कैन हैव यू कैन गिव 6 to 8 hours का आप दे सकते हो पढ़ने के लिए। उससे ज़्यादा यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप एक डिसिप्लिन्ड वे में एक स्ट्रैटेजी रखिए कि मेरा 1 वीक में क्या क्या पोर्शंस ख़त्म होनी है, 1 मंथ में क्या ख़त्म होनी है। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग एक अच्छे मैनर में, एक टाइमलाइन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि यू विल ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंड कि कितने चीज़ें मेरे ख़त्म हो रहे हैं, कितनी चीज़ें मेरे बच रहे हैं एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट देम इन द आगे जाके प्रिपरेशन में। तो आई वुड से टाइम मैनेजमेंट के लिए वेरी बेस्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ए प्लान। 1 मंथ का कितने टॉपिक्स ख़त्म होनी है, क्या क्या ख़त्म करनी है, तो दैट यू नीड टू डू। तो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए प्लानिंग में। ऐसा नहीं कि मैं 12 घंटे का प्लान कर रही हूँ बट मैं सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ाई कर पा रही हूँ। कभी कभी कुछ हो जाता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश ऑफ थिंग्स एज वेल कभी कभी। तो कीप अ फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बफर पीरियड रख के आराम से प्लान कीजिए एंड देन उसके साथ साथ यू कैन आराम से प्लान एंड देन यू कैन follow that and execute it accordingly. So in that way you can handle the time management का issue. How did you manage your personal and professional life? तो इनिशियली तो आई गेव 100% प्रिपरेशन के लिए ही। तो पर्सनल लाइफ का तो आई थिंक थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो आई वॉज नॉट मच ऑन सोशल मीडिया, आई वॉज ओनली विथ माई फैमिली, आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ माई फैमिली ओनली एंड विथ माई फ्रेंड्स, कुछ वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो मैंने अपना सोशल सर्किल को काफ़ी कम कर दिया है ताकि आई कैन फोकस कम्प्लीटली ऑन द एग्ज़ाम एंड आई सराउंडेड माई सेल्फ विथ हाईली मोटिवेटेड पीपल, ताकि मुझे सपोर्ट एंड मोटिवेट ही मतलब मिले। ताकि नेगेटिव लोगों के साथ साथ रहेंगे तो हम खुद ही इतने अप्स एंड डाउन्स रहेंगे प्रिपरेशन की जर्नी में, तो वी मे नॉट बी एबल टू हैंडल दैट एंड वो एक्स्ट्रा एक प्रेशर बन जाता है। तो उस तरह आई केप्ट माई पर्सनल लाइफ वेरी स्मॉल, वेरी लिमिटेड एंड आई ऑल्सो यूज टू make a very balanced preparation. Especially in this attempt I try to make it a very balanced preparation का strategy. तो I did lot of exercise this time. Sports में थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ exercise करती थी, कभी dance कर लेती थी, meditation मैंने अपने पार्ट रखा है ताकि उस तरह अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ
टाइम निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 आवर डू समथिंग विच ब्रिंग्स यू जॉय। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक सुकून सा, एक पीसफुल माइंड रह जाता है, एंड देन यू विल बी एबल टू ये प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रखिए पर्सनल लाइफ में, तो इन दैट वे यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी एंड गिव गुड आउटपुट इन योर प्रिपरेशन। प्रोफेशनल लाइफ, इफ़ यू आर वर्किंग देन बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आई ट्राइड टू वर्क एंड देन प्रिपेयर व्हेन आई जॉइंड इन द सर्विस, बट इतना मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, तो इवेंचुअली आई अप्लाइड फॉर लीव, स्पेशली कोविड के बाद, एंड देन आई प्रिपेयर्ड। तो एंड स्पेशली प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले आई हैव अप्लाइड फॉर लीव एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। तो इफ़ यू हैव दैट लिबर्टी टू अप्लाई लीव, आप करो। नहीं तो इफ़ यू वांट टू मैनेज, आप आराम से उसके हिसाब से आप अपना प्लान रखिए कि कैसे मैं वीकेंड्स को 100% मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ, एंड कैसे मैं जॉब के बाद शाम को कैसे मैं मैनेज करने की, कैसे मैं पढ़ाई कब कर सकते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं, तो आप जल्दी सो जाइए, शाम को थोड़ा बहुत टाइम रख के जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। तो वो आप अपनी जॉब के हिसाब से आप मैनेज करके आप टाइमलाइन उस तरह बनाइए, जो प्लान मैं पहले बता रही थी। तो आप प्लान उस तरह कीजिए, एंड जस्ट मेक योर सेल्फ टू फोकस ऑन वेरी लेस थिंग्स। प्रिपरेशन आपका जो सोर्सेस है या जो भी प्रिपरेशन में आप कर रहे हो, काफ़ी लिमिट कर दो चीज़ों को, ताकि यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। तो वो एक आप चीज़ करो, ताकि यू कैन बैलेंस बोथ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। काफ़ी सारे हैं जो आई थिंक अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कुछ लोग स्कूल में हैं, तो उनके लिए जो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनके लिए आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ, स्पेशली ग्रेजुएशन टाइम्स में है, तो आई वुड से यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटीज़, एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका बुक लिस्ट आप ले लीजिएगा। तो वो बुक लिस्ट लेके वो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को आप पहले पढ़ लीजिए। स्टैटिक पार्ट यू डू इट नाउ, बिकॉज स्टैटिक पार्ट वुड बी द सेम अभी या बाद में। करंट अफेयर्स एंड दोज एस्पेक्ट्स में चेंज, बट स्टैटिक पार्ट सेम ही रहता है। तो इफ़ यू आर इन योर ग्रेजुएशन टाइम्स, प्लीज़ डू द स्टैटिक पोर्शन, एंड प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शनल। इफ़ इट इज़ कन्वर्जिंग विथ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, वो तो और भी अच्छी बात है, तो देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू। बट आई वुड सी ग्रेजुएशन के टाइम पे, इफ टाइम परमिट्स, डू द बेसिक्स फॉर जनरल स्टडीज़ एंड देन पिक अप योर ऑप्शनल। दीज चीज़ें यू कैन डू। इफ़ समबडी इज़ इन स्कूल, बहुत सारे स्कूल के बच्चे पूछ रहे, पहले तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से आप इतना टेंशन मत लो, बट इफ़ यू स्टिल आर वेरी श्योर कि यही करनी है मुझे, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। एक रीडिंग न्यूज़पेपर का एक अच्छे से एक हैबिट बना लीजिए, ताकि दैट विल हेल्प यू आगे जाके, एंड काफ़ी थरोली आप पढ़ सकते हो। हिंदू इज़ समथिंग दैट आई वुड हाईली सजेस्ट। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन पिक एनीथिंग, एंड जस्ट एक न्यूज़पेपर लेके उसको पढ़ सकते हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन 11th एंड 12th, देन यू कैन डू योर एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छे से, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आगे जाके, इट विल सेट ए गुड फाउंडेशन फॉर यू। तो दैट यू कैन डू, एंड देन फ्रॉम ग्रेजुएशन अगेन वॉट एवर आई टोल्ड प्रीवियसली, वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अलावा यस, टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज या फुल लेंथ। उसका आई वुड से आप पहले सब्जेक्ट वाइज करिए, ताकि हर सब्जेक्ट का अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाता है, एंड यू विल ऑल्सो टेस्ट योरसेल्फ कितना आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक बार वो हो जाता है, देन गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, स्पेशली व्हेन इट इज़ वेरी नियर टू द एग्जाम, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम इज इन द फुल लेंथ ओनली। तो आई थिंक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाद में कर लीजिए, बट पहले यू प्लीज डू द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स का प्लीज़ करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बोथ फॉर प्रीलिम्स, इफ पॉसिबल मेंस का भी लास्ट 5 ईयर्स का प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर करो। दैट विल नॉट ओनली गिव यू एन आइडिया, बट विल ऑल्सो जस्ट हेल्प आउट कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स काफ़ी सारे उसी पे दोबारा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उस तरह आपको उस तरह भी आपको हेल्प करेगा। तो यू प्लीज़ डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के लिए लास्ट 10 ईयर्स, मेंस के लिए एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स। ओके, मोटिवेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। आई विल टॉक अबाउट मोटिवेशन लास्ट में, बट आई थिंक फॉर नाउ रिवीजन का काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि रिवीजन का किस तरह करें। तो आई थिंक रिवीजन का सिंपल ये कर सकते हो आप कि एक साइंटिफिक अप्रोच आप ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 3 मंथ्स का टाइम बिफोर प्रीलिम्स, या
अच्छा टाइम है आपको एग्ज़ाम से पहले, तो यू कैन गो फॉर वीकली रिविजन्स एंटायर वीक. इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग, कीप वन डे, संडे यू कैन कीप दैट वन डे फॉर रिविजन पर्पस कि एंटायर वीक आपने क्या पढ़ा है. So that you can do for weekly revisions. If the exam is nearing, then you can go for other type of revision. For example, day 1 में जो या day 5 में मैं वापस उसको रिवाइज कर रही हूँ, ताकि साइकिल जितना कम छोटा सा रिविजन साइकिल रखोगे उतने बार यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट देम. तो इन दैट वे यू कैन डू कि कीपिंग द रिविजन साइकिल काफ़ी छोटा सा. तो इफ़ आई एम स्टडिंग से हिस्ट्री के फैक्चुअल चीज़ें आज, तो आई यूज़ टू रिवाइज देम एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 1 hour. आई यूज़ टू स्टडी देम ऑन day 3 and then I used to pick it up again and I used to study them on day 5. तो इस तरह आई यूज़ टू रिकलेक्ट काफ़ी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्पेशली प्रीलिम्स के लिए. तो वो आप एक कर सकते हो ताकि इन दैट वे यू आर रिवाइजिंग द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार. तो इस तरह मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट 5 to 8 times हर static portion and also current affair portion if possible. 5 to 8 times if you are revising before prelims, that would do wonders. So that you can do. फियर ऑफ फेल्यूर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है. आई थिंक एवरीबडी, इवन आई वॉज नॉट सर्टेन 2 days बिफोर एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की भी. आई थिंक नो बडी सर्टेन कि रैंक आएगा कि नहीं आएगा, हर स्टेज क्लियर होगा कि नहीं होगा. तो दिस इज़ समथिंग दैट सबको है ये प्रॉब्लम. एंग्जाइटी हो, फियर हो, होगा कि नहीं होगा. तो एक तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि why are you doing this exam, like what is the purpose, what is the motivation, like why am I even doing it. वो आपके अंदर क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो वो. दूसरी बात, वी ऑलवेज मेक दिस एग्ज़ाम एक बड़ा सा, वी मेक इट अ ह्यूज डील कि अपना एकदम लाइफ और डेथ इसको कनेक्ट कर देते हैं. आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो करेंगे तो एक ह्यूज प्रेशर आ जाता है एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना एंड इसको एक बड़ा सा लाइफ नहीं बनानी है. आई से दैट अगर आप ये एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, यू विल ईदर एंड अप हैविंग अ गुड रैंक या गुड सर्विस, या यू विल एंड अप टर्निंग इनटू अ गुड सिटीजन, बिकॉज यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ऑल्सो not only that, but this information, this preparation का जो है, it will help you in any other profession. It will make you turn into a good person, and also it will give you lot of scope to get a good job. तो ये आप हमेशा रखिए. तो whatever preparation you are doing, that will always end up in that way. तो पहले तो वो आप एक broadly, ये तो मैंने एक example बताया है, but what I was trying to say is that just consider this exam as an exam. ज़्यादा नहीं pressure लेनी है. वो थोड़ा मुश्किल है ये समझाना, बट आई थिंक खुद को ये समझाती ही रहिए बार बार, ताकि यू विल नॉट टेक दैट प्रेशर ऑन यू टू मच. तो एक तो वो है. एंड मेडिटेशन का मैंने इसलिए कहा है बिकॉज आई फील इस बार मेरे मेडिटेशन जब से मैंने करना शुरू किया है, ग्रेजुअली एक कामनेस, एक पॉजिटिविटी काफ़ी लेकर आई है. तो काफ़ी सारे टॉपर्स ने भी पहले काफ़ी मेडिटेशन, योगा के बारे में बात किया है, तो मैं नहीं सुनती थी इतना, कि मुझे लगा इससे क्या ही होगा. बट बिकॉज आई हैव डन इट दिस टाइम, आई कैन हाईली रिकमेंड टू एवरीवन आउट देयर कि मेडिटेशन करो. अगर कुछ नहीं आ रहा है मेडिटेशन का, तो एटलीस्ट सिट एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर 10 minutes एवरी डे. तो उससे भी आपको काफ़ी कामनेस, पॉजिटिविटी मिलेगी. एंड ऑल्सो सराउंड योरसेल्फ विद हाईली पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड पीपल. फैमिली आपका काफ़ी सपोर्टिव अगर है तो उनसे बात कीजिए. माई फ्रेंड्स हैव बीन ह्यूज सपोर्ट ऑफ मी. तो मैं मतलब फ्रेंड्स को भी हमेशा उनसे रेगुलरली मैं बात करती थी. तो कोई भी पॉजिटिविटी जो भी आपको लेकर आ रहे हो, उन लोगों से आप जुड़िए. उन मूवीज़ आप देख सकते हो, या कोई सॉन्ग्स आप सुन सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. डू एनीथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड पॉजिटिव, ताकि आपको वो फियर है या एंग्जाइटी वो काफ़ी कम होने लग जाएगा धीरे धीरे. एंड जस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट अदर रूल ये भी है कि जितना आप अंदर से जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस एज वेल. एंड अपना एक सिंसियरिटी जो होता है ना, एक एवरीडे उठना है एंड इतने घंटे पढ़नी है, वो सिंसियरिटी को बना रखे. एवरीडे यू कीप डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू. उससे भी यू विल बी एबल टू गिव एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे भी कि आई एम डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू. तो एक वो करते जाइए. तो आई थिंक फियर जो भी है वो थोड़ा कम हो जाएगी. एंड होपफुली आपका अच्छी रैंक या अच्छे सर्विस मिलेगी. तो एक तो वो चीज़ है. सिलेबस के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन, ओके. सिलेबस की आई थिंक
मेंस की सिलेबस आपको रखनी है, हर सिलेबस एक एक वर्ड का यू नीड टू फिगर आउट कि आपके पास कंटेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो यू नीड टू एक दो जगह से यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन या कंटेंट फ्रॉम द मार्केट, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से। नहीं तो यू कैन लाइक सर्च इन द इंटरनेट ओनली। इंटरनेट से भी आपको इतनी चीज़ें मिल जाते हैं, तो आप एक दो जगह से आप इन्फॉर्मेशन लेके उसका अपना खुद का नोट्स बनाइए। बट ज़्यादा नोट्स नहीं बनानी है, थोड़ा सा कंटेंट लेना है, थोड़ा प्रोस कॉन्स, उसके कुछ इश्यूज़ है, कुछ कंटेम्प्रेरी कुछ हुआ है तो वो चीज़ें रखनी है, एक दो पेजेस का। एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हर साल इट वेरीज। बट आई वुड से कि जो करंट अफेयर्स एक साल का जो कंपाइलेशन मिलता है उसका आप एक बार देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एनवायरनमेंट में COP26 समिट जो हुआ था, दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक्स में भी वही कि जो वी शेप रिकवरी था, या कोविड के बाद क्या इफेक्ट हुआ हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट हुआ, तो उस तरफ दैट हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। GST का भी आई बिलीव 5 to डिमोनेटाइजेशन का आई बिलीव इट फिनिश सम 7 years, GST का इट फिनिश सम 5 years। तो वो सारी चीज़ों का जो एनिवर्सरी टाइप का होता है 5 साल 7 साल का, तो उसका एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरह जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो उसके हिसाब से आप करंट अफेयर कंपाइलेशन आप उठा सकते हो, या एवरी डे व्हेन यू आर रीडिंग इट यू कैन सी व्हाट आर इंपॉर्टेंट विच इज़ सो मच इन न्यूज़, तो वो आप अलग से एक लिस्ट बनाओ खुद का, and that you can go for. Geography का भी I remember there was this double cyclone that happened that year, तो that had become very important. वर्ल्ड मैप, मतलब वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है एंड उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़, या ग्रीन कवर का जो इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, एंड उसके ऊपर जो समिट्स हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो दोज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ईयर वो इंपॉर्टेंट है, इस बार थोड़ा अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगे, बट एवरग्रीन टॉपिक्स आप पढ़ लो, उसके साथ साथ यू जस्ट हैव टू कीप अ टैब ऑन द करंट अफेयर्स, या आप जस्ट पिक अप अ गुड कंपाइलेशन, वहाँ पे भी वो कवर कर लेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेशनल पार्क्स एंड ऑल तो आपको एक जगह आपको मिल जाते हैं नेशनल पार्क्स। आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे भी, इनवी स्टैट्स करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे तो सारे नेशनल पार्क्स का एक जगह मैप में वो दे देते हैं, लाइक लिस्ट बना के दे देते हैं स्टेट के साथ साथ, तो उस तरह आप कवर कर सकते हो एक जगह। नेट में काफ़ी सारे इसके भी कंपाइलेशंस है, तो आप या तो वो ले सकते हो या गवर्नमेंट सोर्स से आप ले सकते हो, तो दैट यू कैन डू। एंड इवन शंकर की जो एनवायरनमेंट बुक है उसके एंड में भी देर इज़ अ लिस्ट फॉर ऑल द पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के, एंडेंजर्ड स्पीसीज, सबके एक लिस्ट बना हुआ है। तो आई जस्ट मतलब वो लिस्ट के जो मैंने पेपर्स उसको उठा के वो बार बार मैं रिवाइज कर देती थी, तो दैट यू कैन डू, दैट इज़ हाउ यू कैन कवर। तो आई थिंक दीज वर, आई थिंक ब्रॉडली आई फिनिश्ड ऑल द टॉपिक्स अभी तक का। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है कोचिंग को लेकर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस है, विच आई बिलीव कि if you want to improve on the language part you can start reading newspapers, so that could be one way to improve the language. अदरवाइज जस्ट कीप टॉकिंग, इंग्लिश में आप बात करना आप शुरू करो, या आप कीप राइटिंग आंसर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। टाइम का अगर इशू है तो आप ना एटलीस्ट ट्राई गिविंग वन फुल लेंथ टेस्ट फॉर ऑल द पेपर्स, एंड एवरी डे आंसर राइटिंग आप ज़रूर करो, एंड ऑल्सो कीप एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन थिंग, जैसे मैंने कहा है कीप गैदरिंग एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो ड्रॉ लॉट ऑफ मैप्स, डायग्राम्स आप ड्रॉ करो, काफ़ी क्रिस्प रखो अपने आंसर्स को, एलैबोरेट नहीं करनी है, एंड मल्टीपल डायमेंशंस भी लेकर आनी है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। ओके, कोचिंग का पूछा है, तो आई हैव नॉट डन एनी कोचिंग, मैंने सिर्फ ऑप्शनल सोशियोलॉजी का आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम शंकराइज अकेडमी, बाकी सब कुछ आई हैव डन ऑन माई ओन। आई यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, गैदर द मटेरियल ऑनलाइन से, या दिल्ली मार्केट में जब भी मैं गई हूँ वहाँ से लेके आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन माई ओन, तो आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग। एंड आई वुड से कि वेदर यू टेक कोचिंग और नॉट, एंड ऑफ द डे आपको खुद को ही प्रिपेयर करनी एक डिसिप्लिन मैनर में, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई वुड से कि वो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन कोचिंग का। बट अगर कोचिंग लेना है तो आप, आई वुड रिकमेंड कोचिंग लेने का, आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव एनी मेंटर्स, यू डोंट हैव समबडी यू कैन ही कीप गाइडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, खुद भी एवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो, तो आराम से आप कोचिंग ज्वाइन करो। तो दैट इज़ वन थिंग।
इंटरव्यू का फियर कैसे दूर करें, ये क्वेश्चन है। इंटरव्यू का आई वुड से आप अपना पर्सनालिटी जैसा है वैसे आप रखो, डैफ आप ऑनेस्ट रखो अपना, एंड जस्ट सी कि डरना नहीं है, बिकॉज वो डराने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे। दे आर वेरी काम एंड पॉजिटिव पीपल सब लोग, एंड दे आर नॉट दे टू आपको एकदम खाने की नहीं सोचते हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल। तो बस यू बी ऑनेस्ट, यू बी सिंपल, एंड कुछ भी पूछ रहे, इफ़ यू रियली नो अबाउट इट ओनली देन यू आंसर, एंड इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग एन आंसर, just smile and say, sir, I don't know, or I'm unable to recollect. That honesty is also, is also appreciated. You are giving the answers with lot of conviction, and आप सही जवाब दे रहे हो, आप कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो कीप दैट इन माइंड, एंड एक फियर सा माहौल बना के मत जाओ, बिकॉज जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं जिस तरह वो डराते हैं, इतना नहीं होता एक्चुअल इंटरव्यू। दे वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी कॉर्डियल, मोस्टली सबके कॉर्डियल ही रहते हैं इंट्रैक्शंस। तो आप वो एक चीज़ ज़रूर बना के जाइए। 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो। मुझे लगता है कि जो 1 to 1 इंट्रैक्शंस होते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, मोर देन द पैनल बोर्ड्स। तो 2 to 3 1 to 1 मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, एंड 3 to 4 पैनल बोर्ड इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो टू इम्प्रूव। Yes, the one-to-one interviews that I gave was with Vinay sir, Insights, coaching center में उनके साथ मैंने one-to-one mock interviews दिए हैं, which were very very fruitful, and also with Ravindran sir, वाजीराम में उनके साथ भी मैंने one-to-one किया है, तो that was very very helpful। काफ़ी गाइड किया उन्होंने कि किस तरह improve कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हो, एंड जो भी फियर है वो सब कुछ चला जाएगा। Between prelims and mains, my main focus area was to keep my resources very minimum and keep writing. जितना मैंने प्रीलिम्स के लिए सोचा है कि प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज, उसी तरह आई केप्ट राइटिंग लॉट ऑफ आंसर्स बोथ फॉर ऑप्शनल एज वेल एज जीएस एंड एसए। थोड़ा ऑप्शनल के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहा था, स्पेशली बिकॉज दिस टाइम देयर वाज वेरी वेरी लेस टाइम। तो इसलिए आई केप्ट राइटिंग लॉट ऑफ आंसर्स फॉर जीएस एंड एसए, बट आई थिंक राइटिंग हैज़ बीन माई मेजर फोकस, एंड ऑल्सो मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो दीज वर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज आई रियलाइज कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा तो आप रिवाइज ठीक से नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, एंड जितने भी आपने पढ़े होंगे वो सब कुछ भूलने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स एक मेरा फोकस था कि हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होनी चाहिए, विच शुड हेल्प मी इन द रिविजन पार्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द पेपर्स, एंड ऑल्सो राइटिंग आंसर्स जितना हो सके उतना ऑन ए डेली बेसिस। तो दीज टू हैव बीन मेजर फोकस एरियाज। डेली शेड्यूल हैज़ बीन 8 आवर्स तो मैं मिनिमम रखती थी, मंडे टू सैटरडे एटलीस्ट। संडे थोड़ा ऑफ लेती थी, हाफ डे तो एटलीस्ट ऑफ ले ही लेती थी। तो डेली शेड्यूल हैज़ बीन, आई यूज़ टू स्टार्ट बिटवीन 8 to 9 AM। मॉर्निंग एक स्लॉट रखती थी, विच वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, अगर कुछ है तो वो मैं मॉर्निंग स्लॉट में कर लेती थी। देन 1-2 आवर्स आई यूज़ टू टेक लंच ब्रेक, एंड देन अगेन आफ्टरनून का स्लॉट लेती थी, जहाँ पे आई कैन सॉल्व फ्यू MCQs या रीड न्यूज़पेपर और फिनिश ऑफ एनी अदर टॉपिक। उसके बाद अगेन 1-1.5 आवर का यूज़ टू टेक ब्रेक, जहाँ पे आई यूज़ टू डू एनी एक्सरसाइज कर लेती थी, या कुछ वर्कआउट कर लेती थी, या आई यूज़ टू डांस, या यूज़ टू जस्ट वॉक अराउंड, यूज़ टू स्पेंड टाइम विद फैमिली बिकॉज आई वॉज एट होम दिस टाइम। तो एक तो वो करती थी, एंड उसके बाद आई यूज़ टू हैव माई डिनर। आई यूज़ टू हैव माई डिनर वेरी वेरी अर्ली, बिफोर 7 PM, तो वो मैं कर लेती थी। एंड उसके बाद अगेन माई थर्ड स्लॉट, तो उस टाइम पे आई यूज़ टू सॉल्व अ टेस्ट, or I used to study any current affair thing. I used to do my newspaper, or I used to listen to any videos, or I used to search something. तो that used to be more of a very active वाला चीज़, जहाँ पे अपना माइंड को एक्टिव रखने के लिए कोशिश करती थी, बिकॉज बाय द टाइम यू गो बाय द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा माइंड पे थक जाता है। तो यूज़ टू just solve something, or used to watch some videos current affair के related उस तरह, ताकि I can keep it very active रात को। एंड देन आई यूज़ टू रिवाइज, अगर कुछ हो पाए तो एंड ऑफ द डे जो भी दिन में पढ़ा है, अदरवाइज आई यूज़ टू स्लीप अर्ली। तो आई यूज़ टू मेडिटेट एज सुन एज आई वेकअप, एंड आई यूज़ टू मेडिटेट बिफोर आई स्लीप। तो दिस वॉज प्रेटी मच माई स्केड्यूल, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं जितना हो सके उतने ब्रेक्स ले लूँ, हफ्ते में एक बार या वंस इन अ 2 week टाइम पीरियड। तो उस तरह यूज़ टू मेक श्योर कि काफ़ी ब्रेक्स भी ले रही हूँ इस बार, ताकि आई कैन बी रेजुविनेटेड एंड आई कैन प्रिपेयर वेल बाद में। तो दैट वॉज वन थिंग। Okay, if you could go back to the time you started your preparation, what would you do differently?
आई थिंक वॉट एवर आई डिड दिस टाइम दैट इज़ वॉट आई वुड डू. पहले तो अपनी एंगजाइटी, फियर, वो सब कुछ वो कम कर देती थी. एंड ऑल्सो एक स्ट्रैटेजी के साथ जाती थी, दैट इज़ टू मेक इट वेरी सिंपल. हर स्टेज का आई यूज़ टू कीप अ प्रॉपर टू pronged approach, that is to keep the sources minimum and to practice a lot. प्रीलिम्स का अगर है तो कीप योर सोर्सेज मिनिमम एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज, तो वो एक चीज़. एंड अगर मेंस अगर है तो कीप योर सोर्सेज मिनिमम, रिविजन का एक मटेरियल बनाओ एंड देन राइट लॉट ऑफ आंसर्स. तो दैट आई यूज टू डू. एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो सेम, कि गैदर सम इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर डैफ, उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाओ एंड देन यू प्रैक्टिस अ लॉट, दैट इज़ टू स्पीक अ लॉट. तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना के आई यूज़ टू मेक द होल प्रिपरेशन वेरी बैलेंस्ड, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ, अदर एक्टिविटीज़ भी कर रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ. तो आई थिंक ब्रॉडली दिस वुड हैव बीन माई स्ट्रैटेजी दिस टाइम, अगर मैं डिफरेंटली करना चाहूँ तो. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए? आई थिंक बैलेंस प्रिपरेशन एक रख सकते हो आप, एंड जस्ट मास्टर एवरी स्टेज. जो मैंने अभी कहा है प्रैक्टिस का, वो ज़्यादा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कीपिंग योर स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल. जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, एक सिंसियरिटी के साथ एवरी डे, इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, it's very doable. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. बट यू नीड टू हैव अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी. ऑप्शनल का एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. कंटेंट का काफ़ी यू नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि कंटेंट मेरे पास है, अब नेक्स्ट ये करनी है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इंपॉर्टेंट. खुद अगर कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प from seniors, mentors, but I would say taking help from somebody who has been through this journey enough times, and somebody who is very very reliable. To choose those people wisely and फिर just blindly follow, that is very important. ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है. just following simple strategy and following या understanding what your strengths and weaknesses are by discussing with these faculties or mentors that you are interacting, and फिर आराम से करते जाओ. That is very important, to surround yourself with good people and just keeping it a very simple strategy. ओके कुछ गोल्डन टिप्स अगर मैं बताऊँ तो जो अभी तक मैंने बताया था वो गोल्डन टिप्स ही है एक तरह से. बट उसके अलावा आई वुड से कि इनके अलावा आई वुड से कि कीप योर सेल्फ वेरी वेरी मोटिवेटेड थ्रू आउट. कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ वाई आर यू डूइंग इट, बिकॉज दैट विल एवरी डे दैट विल फ्यूएल यू टू गिव योर 100%. तो वो एक मोटिवेशन आप ज़रूर रखिए. उसके अलावा जो मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मैंने जो जो भी बताया है वैल्यूएशन के लिए, वो ज़रूर आप अपनाइए. तो आई थिंक प्रिटी मच इफ़ यू सी द समरी ऑफ वॉट एवर आई स्पोक सो फार, तो वो अपने आप में ही गोल्डन टिप्स है. तो आप ज़रूर देखिए. ओके, तो आई थिंक ब्रॉडली आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. काफ़ी सारे क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. तो आई थिंक सिलेबस से आप शुरू करो एंड देन यू कैन उसके हिसाब से यू कैन गैदर द कंटेंट एंड देन रिवाइज एंड कीप राइटिंग एंड कीप सॉल्विंग. एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप शुरू करो. इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट राइट नाउ, तो उसका MCQ भी करो एंड आंसर राइटिंग भी करो. तो दैट यू कैन डू. दैट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सिलेबस से. See what are the subjects, what is your optional, उसके हिसाब से you start from the basics. थोड़ा then the textbook, standard textbook for it. Then you see how you are studying through, test yourself through MCQs and through answers. That would be your best way. ओके काफ़ी सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई थिंक फ्यू अदर FAQs जो बहुत बार पूछते हैं वो मैं बात करना चाहूँगी. स्पेशली कुछ आई थिंक बहुत सारी लड़कियों का आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस. तो माई मैसेज टू फीमेल कैंडिडेट स्पेशली इज़ दैट बहुत सारे इश्यूज़ बताते हैं ऑब्स्टेकल्स की, जैसे मैरिज का प्रेशर है, या घर पे दे हैव गिवन अ डेडलाइन कि आप सिर्फ 1-2 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हो, या कुछ कभी कभी सेल्फ डाउट ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. तो फॉर देम आई वुड से इज़ जो भी ऑब्स्टेकल लग रहा है आपको, टर्न दैट इनटू अ मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ मैरिज, कीप दैट एज अ मोटिवेशन कि मुझे कुछ बन के दिखानी है.
खुद के लिए, नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट खुद के लिए, तो दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग इट एज अ turn that obstacle into an opportunity, turn that obstacle into a motivation. तो मोटिवेशन का काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थिंक वॉट एवर ऑब्स्टेकल है, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो टर्न दैट ओनली इनटू अ मोटिवेशन, एंड हर दिन वो रिमाइंड करना है बार बार, एंड इफ़ यू कीप डूइंग इट, एंड एक हार्डवर्क अपना पूरा स्ट्रैटेजी में एक हार्डवर्क अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो हर चीज़ में सिंसियरिटी के साथ, एवरीडे इफ़ यू कीप वर्किंग, आई बिलीव आराम से आप क्लियर कर सकते हो. देयर इज़ दिस वेरी फेमस सेइंग ऑल्सो दैट अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ को पाना चाहते हो, तो पूरी दुनिया उसको आपको मिलाने की साजिश में मिलाने की कोशिश कर लेती है. तो प्रेटी मच द क्रक्स ऑफ इट इज़ दैट इफ़ यू सिंसियरली वर्क टूवर्ड्स समथिंग, यू विल द एंटायर वर्ल्ड मूव्स so that you can achieve that. तो वो आई ऑनेस्टली बिलीव इन दैट अ लॉट. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, आई हैव नॉट स्टडीड थ्रू वाया कोचिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैंने अपना ही खुद का मैंने सोर्सेस एक जगह इकट्ठा करके आई यूज टू जस्ट वर्क हार्ड सिंपली एवरी डे. आई बिलीव दैट इफ़ आई कीप वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे, उसका रिजल्ट इमीडिएटली शायद मुझे नहीं दिख रहा हो, एंड कभी ना कभी वो दिखेगा. And that was the reason why I was able to crack this exam twice. I was able to get rank 2 times. तो अगर मैं कर पा रही हूँ, तो आई बिलीव कोई भी कर सकते हैं. तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, 50% जॉब इज़ डन, बिकॉज यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. एग्जाम इतने अनसर्टेन है, किसी को भी नहीं पता लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा. तो if you keep believing in yourself, in your hard work, and if you believe that कि आप सही कर रहे हो, and if you're taking help continuously लोगों से, and if you're keeping yourself very positive and happy mindset अगर रख रहे हो, तो it is very very easy and it is very very doable. It's not impossible. बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से they are able to do it. तो if they are able to do it, there is no way that you would not be able to do it. So that is important. Like dreams are ऑलवेज जो भी एक सिंसियरिटी के साथ ड्रीम कर रहे हो, उन सबका हमेशा ड्रीम्स प्रूव हुए हैं, लाइक दे वर एबल टू फुलफिल दोज ड्रीम्स. तो इफ़ यू हैव अ बिग ड्रीम, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, कितना आपको कर रहे हो, कितना आपको फियर हो रहा है, कितना एंग्जाइटी हो रहा है, इट डजेंट मैटर. इफ़ यू वर्क हार्ड सिंसियरली एवरी सिंगल डे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप भी क्लियर कर सकते हो. आप भी आपका जो भी गोल है उसको आप आराम से आप उस गोल को अचीव कर सकते हो. तो आई वुड एंड हियर, आई वुड कंक्लूड हियर कि आई हैव जो भी मैंने स्ट्रैटेजी अभी तक का जितना भी मैंने शेयर किया है, आई एम होपिंग कि आपके लिए कोई यूज़ हुआ हो. इफ़ देर आर एनी अदर क्वेश्चंस, आई एम अवेलेबल ऑन माई इंस्टा हैंडल पे, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज देर. And I really really hope कि I've answered all the questions, and I really really wish everyone out there all the best. And आप आराम से एक positive mindset के साथ, if you keep working hard, if you prepare well, you will also achieve your goals. So I wish you all the best, and thank you so much for this opportunity for UPSC Times. And I think I was of some help. So yeah, thank you so much.